नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है मौलिक अधिकार, जिसमें हम लोगों ने कल शोषण के विरुद्ध अधिकार तक पढ़ लिया था, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें मिला है। यानी कि हम किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते, यानी कि किसी से बलपूर्वक नहीं काम करवा सकते हैं और मानव को खरीद बेच नहीं सकते हैं। ये सब हमने कल देखा था। दोस्तों, आज हम लोग जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे, यानी कि हमको और हमारे नागरिकों को किस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है। दोस्तों, अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। कहाँ तक है? अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिए अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 25 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण यानी कि अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म को मानने और उसके प्रचार प्रसार की खुली छूट प्रदान की गई है। यानी कि दोस्तों, भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों को उसको जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली हुई है और किसी भी धर्म को मानने या उसको प्रचार प्रसार करने की खुली छूट प्रदान की गई है। तो दोस्तों, अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है? अंतःकरण का मतलब दोस्तों, अपने हृदय से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अंतःकरण का मतलब ये हुआ कि अपने हृदय से आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। और दोस्तों, धर्म मानने की स्वतंत्रता जो दी गई उसका अर्थ क्या हुआ? तो उसका अर्थ यही हुआ कि धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। और ये जो प्रचार प्रसार है, तो प्रचार का मतलब ये हुआ कि अपने धर्म के प्रति जो विचार हैं वो दूसरे से बता सकते हैं। यानी कि अपने धर्म के प्रति जो भी विचार है वो दूसरों से बता सकते हैं। और ये प्रसार का मतलब हुआ कि धर्म के अनुसार आप अपने काम को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे चलें, यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे आप लोग हेडिंग लगाएंगे धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 26 में इसका वर्णन किया गया है। कहाँ? अनुच्छेद 26 में इसका प्रावधान किया गया है। क्या कहता है अनुच्छेद 26? अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता को प्रबंधन की आज़ादी व्यक्ति नहीं संस्था को मिली है। किसे मिली है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की जो आज़ादी है ये व्यक्ति को नहीं बल्कि संस्था को मिली है। यानी कि दोस्तों, ये जो है धार्मिक कार्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है। यानी कि कोई भी धार्मिक कार्य है उसकी आप लोग मतलब कोई भी संस्थान बनाना चाहते हैं तो उसको आप लोग स्थापित कर सकते हैं। और धर्म के विषयक कार्यों की स्वतंत्रता है, यानी कि धर्म के विशेष कार्य को भी कर सकते हैं। और साथ साथ उसके नाम पर यानी धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति भी अर्जित करने का अधिकार है, लेकिन संपत्ति पर कानून के अनुसार प्रशासन का अधिकार भी होता है। आगे चलिए, अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 कहता है राज्य व्यक्तियों से धार्मिक कार्यों के लिए कोई कर नहीं लेगा, लेकिन राज्य शुल्क ले सकता है। राज्य जो है धार्मिक कार्यों के लिए कोई कर नहीं लेगा, यानी कि कोई इनकम नहीं लेगा, टैक्स कोई नहीं लेगा, लेकिन शुल्क जो है वो ले सकता है धार्मिक कार्यों के लिए। आगे चलें, आगे है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 जो है ये शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता, यानी कि राज्य द्वारा जो पूर्णता या अंशतः विश्व पोषित शिक्षण संस्थान होंगे वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहाँ पर? यानी कि जो राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थान होंगे वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हाँ, अगर किसी संस्थान की स्थापना ही धार्मिक शिक्षा देने के लिए हुई है तो वहाँ पर इस प्रकार की शिक्षा दी जा सकती है, यानी कि धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है अगर उसका मूल उद्देश्य ही यही हो कि यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, तो वहाँ शिक्षा दी जा सकती है।
और धार्मिक शिक्षा के लिए किसी भी बच्चों को मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप इस धार्मिक शिक्षा को जरूर लीजिए। मजबूर किसी को नहीं किया जाएगा, और ना ही इसके लिए उपासना शिक्षा की और उपासना के लिए भी किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उसके अभिभावक की अनुमति मिल जाती है, अगर उस बच्चे को अभिभावक माता पिता की अनुमति मिल जाती है तो धार्मिक शिक्षा आप उसे दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते हैं, यानी कि उसे मजबूर नहीं किया जाएगा। आगे है हमारा शिक्षा व सांस्कृतिक संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 जो है ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण बताता है। यानी कि अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक वर्गों के नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार है। और साथ साथ ये बहुसंख्यकों को भी ये अधिकार दिया गया है कि वह भी न्यायिक निर्णय के अनुसार दिया गया है कि वो लोग भी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को मिला ही है, लेकिन बहुसंख्यकों को भी मिला है। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में राज्य निधि द्वारा जो वित्त पोषित किसी शिक्षण संस्थान होंगे, उनको इन आधारों पर प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जाएगा। आधार क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा, इन सब के आधारों पर उनको प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जाएगा। ओके, आगे चलें। आगे है शिक्षण संस्थान खोलने की स्वतंत्रता। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 30 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत में सभी अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिकों को अपने धर्म, भाषा पर आधारित अपनी रुचि के जो है शिक्षण संस्थानों को खोलने या उसके प्रशासन करने का उनके अधिकार हैं। किसको? अल्पसंख्यक वर्गों के जो लोग होते हैं, जो नागरिक हैं, उनको अपने धर्म की या भाषा पर आधारित या उनको जिसमें रुचि है उस प्रकार के शिक्षण संस्थान को खोल सकते हैं या उसका प्रशासन करने का इनका अधिकार है। ओके, आगे चलें। आगे हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 32 है, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि हमारे मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो उपचार कहाँ कराएंगे, तो उसका वही वर्णन किया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है दोस्तों, आप लोग नोट करिए। इससे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय बताया है। किसे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की हृदय और आत्मा बताया है। और दोस्तों हमारा अनुच्छेद 32 क्या कहता है? 32 कहता है कि भाग 3 के सभी यानी कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं उसको लागू कराने के लिए हम लोग उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, और हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकारों को छीना जाता है तब भी हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके मौलिक अधिकारों को छीना जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश, आदेश जरूरत पड़ने पर रिट भी जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है रिट भी जारी कर सकता है, जिसमें दोस्तों वो 5 रिट जारी करता है। आप लोग नोट करिए। पहला जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और दूसरा है परमादेश, और तीसरा है प्रतिषेध, और चौथा जो है वो उत्प्रेषण है। पांचवा है अधिकार परीक्षा। ये 5 रिट जारी कर सकता है। अगर ज़रूरत पड़ती है कोई निर्देश आदेश के लिए तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसे जारी कर सकती है। ओके, आगे चलें। आगे आप लोग हेडिंग लगाएंगे अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? अनुच्छेद 33 जो है हमारी संसद को यह शक्ति देता है कि चाहे तो देश में कुछ विशेष वर्गों के संबंध में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की विधि बना सकती है, यानी कानून बना सकती है। संसद को यह शक्ति है कि देश चाहे तो देश में कुछ विशेष वर्गों के लिए, विशेष वर्ग जैसे सशस्त्र सेना के जवान जो हो गए, देश की पुलिस हो गई, हमारी खुफिया एजेंसी हो गई,
उन सब के लोगों पर यानी कि लोक पदों पर जो नियुक्त व्यक्ति हैं उनके लिए विशेष जो है संबंध में मौलिक अधिकारों को रोक सकती है, उनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। और दोस्तों ये अनुच्छेद 13 इसे नहीं बचा सकता। अगर हमारी संसद ऐसी करती है तो अनुच्छेद 13 इसे नहीं बचा सकता, जो कि अनुच्छेद 13(2) में यही कहा गया है। अनुच्छेद 13(2) हमारा क्या कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों को रोका जा सकता है, छीना जा सकता है, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है विशेष वर्गों के संबंध में जो प्रावधान है, तो अनुच्छेद 13(2) जो है हम नहीं बचा सकता। अनुच्छेद 13(2) में जो है कि संविधान लागू होने के बाद राज्य जो है ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो हमारे मौलिक अधिकारों को प्रभावित करे। यहाँ हमारे मौलिक अधिकारों को प्रभावित करेगा, लेकिन ये जो है अनुच्छेद 13(2) नहीं बचा सकता। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? अनुच्छेद 34 कहता है सेना कानून लागू हो तो संसद वहाँ लीगल बना सकती है, यानी कि वहाँ कानून बना सकती है। अगर किसी जगह पर सेना कानून लागू हो तो वहाँ आपके मौलिक अधिकार को कानून बना सकती है। यानी किन्हीं भी जगहों पर जहाँ बहुत ज़्यादा अशांति वाली लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वहाँ पर सेना कानून लागू हो तो आपको वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ नियम बना दिया जाएगा। यानी कि वहाँ पर रह रहे लोगों को मौलिक अधिकार छीन सकती है। अगर वहाँ हमारी संसद को कानून बनाकर क्षतिपूर्ति कर सकती है, रोक सकती है, यानी कि आपको जाने से रोक सकती है, तब आप ये नहीं कह सकते कि हमारा अधिकार है, हम चाहे जहाँ आ जा सकते हैं। नहीं, वहाँ आपकी क्षतिपूर्ति कर सकती है, कटौती कर सकती है आपके मौलिक अधिकार में। ओके, आगे चलें। अनुच्छेद 35 है। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? अनुच्छेद 35 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। और दोस्तों कानून जो है ये अनुच्छेद 16, 17 और 23 पर भी बना सकती है कानून। संसद जो है अनुच्छेद 16, 17 और 23 पर भी संसद कानून बना सकती है। और दोस्तों हमने बताया था कि अनुच्छेद 12 और 13 लास्ट में पढ़ेंगे, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगा। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 12 जो है राज्य शब्द की परिभाषा बताता है। राज्य शब्द का मतलब, यानी कि राज्य शब्द का मतलब वो सब हमारे राज्य शब्द की परिभाषा बताएंगे। जैसे संघ की सरकार हो गई, इनको भी राज्य माना गया है। सारे राज्य की सरकारें को राज्य कहा गया है। सभी स्थानीय प्राधिकारी यानी कि हमारी जो ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, इनको भी राज्य कहा गया है। अन्य प्राधिकारी जो हमारे लिए न्याय कर सकते हैं, इनको भी राज्य माना गया है। इंडियन ऑयल जो पेट्रोल पंप होती हैं वो भी राज्य माने गए हैं। जीवन बीमा निगम को भी राज्य माना गया है। यानी कि देश के सारे विश्वविद्यालय को भी राज्य माने गए हैं। यानी कि जो 90 से 95% अनुदान जिसमें पाए जाते हैं उन सभी विद्यालयों को राज्य माना गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी राज्य माना गया है और FCI को भी राज्य माना गया है। यानी कि इन सब को राज्य माना गया है। इन्हीं राज्य की परिभाषा हमारे अनुच्छेद 12 में की गई है। और अगला है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 संसद पर प्रतिबंध लगाता है। यानी कि दोस्तों अगर इसे जो अनुच्छेद 13 को आप लोग नोट करिए, मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। दोस्तों अगर आपके यानी कि संसद पर प्रतिबंध ये लगाती है कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो हमारे मौलिक अधिकारों को प्रभावित करेगा। अगर करता है प्रभावित तो अगर कानून बनाती है संसद तो कानून शून्य माना जाएगा। यानी कि संविधान लागू होने से पूर्व कोई कानून हो जो मौलिक अधिकार को प्रभावित करे तो वह कानून शून्य माना जाएगा। और अनुच्छेद 13(2) में क्या कहता है? उसमें कहता है कि संविधान लागू के बाद राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो हमारे मौलिक अधिकारों को प्रभावित करे। ऐसा होता है तब भी कानून शून्य माना जाएगा। अनुच्छेद 13(3) क्या कहता है? वो कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हो। अगर ऐसा कानून बनाती है संसद तो वह शक्ति शून्य मानी जाएगी।
तो दोस्तों कल से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। कल पहले टेस्ट दे लीजिएगा आप लोग, उसके बाद नया चैप्टर DPSP यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री यानी संघीय कार्यपालिका पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसकी PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को खूब शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद।